प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। मैं आपको आज के इस वीडियो में एमए फाइनल के 5th पेपर के अंतर्गत आने वाली पुस्तक विक्रमांक देवचरितम प्राचीन संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आने वाली पुस्तक विक्रमांक देवचरितम का सामान्य परिचय, संक्षिप्त साहित्य एवं ऐतिहासिक समीक्षण आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से समझा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुने। विक्रमांक देव चरित महाकाव्य संस्कृत के चरित्र प्रधान काव्यों तथा ऐतिहासिक महाकाव्यों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इस संदर्भ में ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि विक्रमांक देवचरितम का महाकाव्यत्व तत्कालिक संस्कृत काव्य शास्त्र के महाकाव्य संबंधी मापदंडों के अनुसार है, न कि आधुनिक पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय मापदंडों के अनुसार। प्रसिद्ध संस्कृत काव्य शास्त्रीय दंडी और विश्वनाथ ने महाकाव्य के जो लक्षण दिए हैं उनके अनुसार उसमें निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक है। पहली, 8 या 8 से अधिक नाति न्यून नाति विस्तीर्ण सर्गों से युक्त होना चाहिए। प्रत्येक सर्ग के अंत में छंदों का परिवर्तन होना चाहिए। धीरोदात्त से युक्त किसी दिव्य अथवा क्षत्रिय कुलोत्पन्न राजा का नायक होना। चतुर्थ है, शांत वीर श्रृंगार में से किसी एक का अंगिरस तथा अन्य सभी रसों का उसके अंग स्वरूप में चित्रित होना। कथानक का प्रसिद्ध होना। नाटक की पंचसंधियों के विधान का होना। चतुर्वर्ग रूप प्रयोजन निबंधन। काव्य के प्रारंभ में मंगलत्री में से अन्यतम का निबंधन। काव्य के मध्य में आवश्यकता अनुसार वसंत आदि ऋतुओं, युद्धों, यात्राओं, संध्या, सूर्योदय सूर्यास्त आदि का वर्णन। मुख्य घटना, चरित्र अथवा मुख्य पात्र के आधार पर काव्य का नामकरण। विक्रमांक देव में इन सभी विशेषताओं का समायोजन श्लाघनीय प्रयास के साथ दृष्टिगत होता है। जैसे कि यदि कवि के स्वयं से संबंध इतिवृत्त का वर्णन करने वाले अंतिम अष्टादश सर्ग को छोड़ भी दिया जाए तो भी इसमें सप्तदश सर्ग हैं जिनका विस्तार ना तो अधिक है ना कम ही है। प्रत्येक सर्ग पूरा का पूरा किसी छंद में लिखा गया है और उसके अंत का छंद परिवर्तित हो गया है। तीसरा, इसका नायक विक्रमांक देव है जो क्षत्रिय कुलोत्पन्न है और राजा और धीरोदात्त नायक के गुणों से युक्त है। कवि ने नायक को धीरोदात्त सिद्ध करने के लिए उसके चरित्र में अपकर्ष लाने वाली घटनाओं का वर्णन नहीं किया है। इस महाकाव्य का मुख्य या अंगिरस वीर है तथा श्रृंगार आदि अन्य समस्त अंगों को उसके अंग के रूप में विधान किया गया है। इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध है। विक्रमांक देव भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध वीर है, इसलिए इससे संबद्ध कथानक भी प्रसिद्ध है। इसमें नाटक की पंचसंधियों का यथास्थान सन्निवेश किया गया है, जिसे प्रथम सर्ग से तृतीय सर्ग तक के कथानक में बीज और प्रारंभ अवस्था का योग रूप मुख संधि, चतुर्थ सर्ग का कथानक प्रतिमुख संधि, पंच सर्ग के कथानक में गर्भ संधि, पांचवें सर्ग के कथानक में विमर्श संधि और सप्तदश सर्ग में उपसंहार या निर्वहन संधि के दर्शन होते हैं। इस महाकाव्य के अध्ययन आदि
के द्वारा चतुर्थ वर्ग में से अधिकांश की प्राप्ति संभव है। लेखक को धन की प्राप्ति ही हुई थी, यह निश्चित है। उसके द्वारा धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति भी उसके लिए अवश्य सुलभ हुई होगी। काव्य के प्रारंभ में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का विधान किया गया है। काव्य के बीच में आवश्यकता अनुसार संध्या और सूर्योदय आदि का वर्णन भी किया गया है। नायक विक्रमांक देव के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। इस प्रकार भारतीय काव्य शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित महाकाव्यों के लिए आवश्यक सभी लक्षणों से युक्त होने के कारण विक्रमांक देव चरितम प्राचीन शैली के अनुसार भी इसका महाकाव्यत्व अबाधित है, क्योंकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र की दृष्टि में चरित्र, शैली और उद्देश्य की उदात्तता का आकार ही महत्ता आदि जो विशेषताएं महाकाव्य में होनी चाहिए उनका सद्भाव अधिकांश में इसमें विद्यमान है। इसलिए विक्रमांक देव चरितम संस्कृत साहित्य का ऐसा महाकाव्य है जो न केवल शास्त्रीय दृष्टि से ही संपन्न है, अपितु जो चरित्र की उदात्तता, शैली की स्निग्धता और रसभाव की पेशलता की दृष्टि से श्लाघ्य है। विल्हण का काव्य सौष्ठव या विल्हण के काव्य की विशेषताएं। महाकवि विल्हण का काव्य, विशेषकर उसका विक्रमांक देव चरित, एक प्रतिभा काव्य है। उसमें वे समस्त विशेषताएं साधारण रूप से विद्यमान हैं जो किसी प्रतिभाशाली कवि की उत्कृष्टता से उत्कृष्ट रचना में प्राप्त हो सकती हैं। उसकी कविता में एक और जहाँ उसकी पूर्ववर्ती महान कवि परंपरा की समस्त विशेषताएं अपने समस्त वैभव के साथ दृष्टिगत होती हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें अनेक दोषों से भी अपने काव्य को बचाने में सफल रहा है। भाषा और शैली की स्निग्धता तथा रस की अभिव्यक्ति में यदि वे कवि कुलगुरु कालिदास का अनुसरण करता है तो व्युत्पत्ति के अपार वैभव तथा आलोक सामान्य कल्पनाओं की क्रीड़ा में भारवी, माघ और रत्नाकर के सफल उत्तराधिकारी को प्रस्तुत करने में सक्षम रहा है, किंतु इसके साथ ही अप्रासंगिक तथा श्लेष, यमक और चित्र अलंकारों के माध्यम से की जाने वाली शाब्दिक क्रीड़ाओं के प्रति उसने अपना कोई अनुराग नहीं दिखाया है। वैदर्भी रीति के सरस और हृदयावर्जक प्रयोक्ता की दृष्टि से कालिदास के पश्चात वह सबसे महान कवि है, किंतु वक्रोक्ति या विचित्रता की जो विशेषता उसके काव्य में उपलब्ध होती हैं वह उसके पूर्ववर्ती काव्य से कुछ विशिष्ट, और उसकी ये विशिष्टता उसे संस्कृत कवि परंपरा में ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित कर देती है। सच तो ये कि विल्हण एक ऐसा कवि है जिसकी कविता अपने उद्भव काल से ही अपनी विशेषताओं के कारण सहृदय पाठक को अपनी ओर आकृष्ट करती रही है तथा भविष्य में भी संस्कृत साहित्य के अध्ययन के साथ साथ उसका आकर्षण बढ़ता जाएगा। नीचे कथी हुए पंक्तियों में उसकी कविता कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास। ऐतिहासिक कथानक। विल्हण संस्कृत के उन कुछ स्वल्प कवियों में है जिसने अपने काव्य का कथानक ऐतिहासिक रखा है। उनके पहले केवल 2 कवियों ने ऐतिहासिक कथानक को अपने काव्य का आधार बनाया था।
बाणभट्ट और पद्मगुप्त परिमल। बाणभट्ट ने हर्ष के प्रख्यात चरित्र को अपने प्रसिद्ध गद्य काव्य आख्यायिका हरिश्चरित में विचित्र करने का प्रयास किया, किंतु संस्कृत भारती के दुर्भाग्य से वह काव्य अधूरा ही रह गया। वर्णन में अतिरंजनता के होते हुए भी कवि ने ऐतिहासिक घटनाओं और तत्कालीन सामाजिक स्थिति का स्वाभाविक चित्र अंकित किया। दूसरे कवि पद्मगुप्त परिमल ने अपने आश्रयदाता शशांक सिंधुराज को नव शशांक चरित्र को चित्रित किया, किंतु इस महाकाव्य का केवल नायक ही ऐतिहासिक है, शेष समस्त घटनाओं का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं मिलता। इस पृष्ठभूमि में जब हम विल्हण के विक्रमांकदेव चरित्र के ऐतिहासिक कथनों को देखते हैं तो हमें उसके वास्तविक महत्व का बोध होता है। विल्हण ने अष्टादश सर्ग के अपने इस महाकाव्य में अपने आश्रयदाता तथा जन्म स्थान से संबंध रखने वाले प्राय सभी ऐतिहासिक तथ्यों और घटनाओं का उल्लेख किया है। ये तथ्य तथा घटनाएं यदि भी कहीं कहीं असत्य और कल्पित सी प्रतीत होती हैं, तथापि वे कुल मिलाकर इतिहास की दृढ़ आधार भित्ति पर आधारित हैं। यदि कहीं उसमें असंगतियां या अयथार्थता की गंध आती है तो उसका कारण जैसे कि कवि के व्यक्तित्व के आकलन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर इसलिए कि संस्कृत के पुराने कवियों में बाणभट्ट के पश्चात विल्हण ही ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने संबंध में कुछ विस्तार से लिखा है। उनकी कर्ण सुंदरी नाटिका का कथानक भी राजा कर्ण से संबंधित होने के कारण एक सीमा तक ऐतिहासिक ही है, और चोर पंचाशिका का रचयिता यदि वास्तव में विल्हण ही है तो उससे संबंध उसके कथानक की सत्यता में भी कोई संदेह नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि विल्हण ने अपने समस्त ग्रंथों के कथानक ऐतिहासिक और अपने सामयिक जीवन के लिए हैं। ये बात उनके गुण को युग को देखते हुए भी अत्यंत महत्व की है। विल्हण की भाषा शैली। विल्हण अपने समय के सर्वशास्त्रविद उद्भट विद्वान थे, इसलिए संस्कृत भाषा का उनका व्यापक और पूर्ण अधिकार दृष्टिगोचर होता है। वे जिस भाव और जिस समय उससे व्यक्त करना चाहते हैं उनको व्यक्त करने में वह पूर्ण समर्थ हैं। इसके साथ ही उसमें सहजता, सरलता और माधुर्य भी है, जो कि उनके कवि होने के कारण स्वाभाविक भी है। कठिन और दुरूह शब्दों के प्रयोग की और कवि की प्रवृत्ति नहीं दिखलाई पड़ती। यद्यपि वो चाहते तो ऐसा कर सकते हैं, और उनकी पूर्ववर्ती महान कवियों की परंपराओं को देखते हुए उनके लिए दोष भी नहीं दिया जा सकता। कुछ स्थलों पर यमक और श्लेष के जो थोड़े प्रयोग दृष्टिगोचर होते हैं उन्हें महान परंपरा प्रभाव के बिंदु मात्र समझना चाहिए। सच तो यह है कि उनकी भाषा में एक महाकवि की गंभीरता, आद्यांत समानता और एक रसता होते हुए भी स्वाभाविक सरलता और बोधगम्यता भी विद्यमान है। अपनी प्रौढ़ी के कारण उनकी भाषा यद्यपि परंपरा का अतिक्रमण करती है, तथापि इसके लिए वे अपनी अत्युन्नति के कारण कंचुकों का भेदक कर डालने वाले कांता के कुछ मंडल के समान न केवल क्षम्य अपितु श्लाघ्य भी है। सच तो यह है कि विल्हण की काव्य भाषा वास्तविक अर्थों में एक कवि ऐसी सहज और सौभाग्य भाषा है जो अपने वर्ण्य विषय के सर्वथा अनुरूप है, तथा जिसका दर्शन कालिदास के परवर्ती काव्यों के स्वरूप ही मिलता है। उनके काव्य के किसी भी पद्य को उनकी काव्य में भाषा के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जहाँ तक विल्हण की शैली का प्रश्न है, वह निश्चित रूप से अत्यंत उदात्त और प्रौढ़ है। उनके महाकाव्य की गरिमा को उसकी शैली आद्यांत अक्षुण्ण रखती है। वस्तुतः उसकी शैली महाकाव्य में व्यक्त विचारों और भावों के सर्वथा अनुरूप है। उसमें सरलता, प्रसन्नता, भावनात्मकता और प्रभावपूर्णता आदि शैली की भी सभी विशेषताएं पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। वह वैदर्भी रीति का प्रशंसक ही नहीं अपितु सफल प्रयोक्ता भी है।
सारा विक्रमांक देव चरित्र वैदर्भी रीति के एक से एक उत्कृष्ट उदाहरणों से भरा हुआ है। एक उदाहरण में देख लेते हैं। कर्णामृतम सुक्ति रसम विमुच्य दोषे यत्न है सुमहान खलनायम निक्षते केलीवनम प्रविष्ट है कृमेलक कंटक जालम एवं। वैसे विक्रमांक देव चरित्रम के वीर रस प्रधान काव्य होने के कारण उसकी वैदर्भी गौड़ी की ओर झुकी हुई है। इस प्रकार विक्रमांक देव चरित्र को पांचाली रीति, वैदर्भी और गौड़ी की मध्यवर्तनी का काव्य कहा जा सकता है, शुद्ध वैदर्भी रीति का नहीं। गौड़ी रीति के कतिपय उदाहरण भी यहाँ पर हैं। उनके काव्य में अनुष्टुप, उपजाति, शार्दूल, विक्रीडितम, वंशस्थ, मालिनी, हरिणी, वसंतिलका, रथोदत्ता, पुष्पिताग्रा, स्त्रीधरा, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा आदि प्रसिद्ध छंदों का भाव और वर्ण विषय के अनुसार रुचि प्रयोग अपने शैली को समृष्ट और विस्तार प्रदान किया है। विल्हण की भाषा और शैली उनके काव्य की गरिमा को सर्वथा अनुरूप है। विल्हण अलंकार की दृष्टि से विल्हण उस युग के कवि हैं जब कविता में अलंकार और प्रौढ़ी को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। विल्हण ने अपनी कविता की गहराता, वैचित्र्य और प्रौढ़ी के कारण बतलाई है। उनकी कविता में ये विशेषता उनके पूर्ववर्ती कवियों की कविता से कुछ अधिक ही है। अलंकारों के प्रयोग के संबंध में कवि की निम्नलिखित विशेषताएं अवधेय हैं। पहली, वह कठिन, यमक और तद्दृश्य चित्र अलंकारों का प्रयोग नहीं करता। इस प्रकार वह स्वपूर्ववर्ती भारवी, माघ, रत्नाकर, हरिश्चंद्र और कुमारदास से भिन्न पथ का पथिक है। श्लेष जैसे कुछ कठिन अलंकारों का प्रयोग बहुत कम स्थलों पर किया गया है। उसके अलंकार प्रयत्न निर्मित न होकर स्वतः स्फूर्त हैं, इसलिए वे काव्य के लिए कहीं भी भार नहीं बने हैं। इसके विरुद्ध उनके काव्य की शोभा बढ़ी है। शब्द अलंकारों की अपेक्षा अर्थ अलंकारों का अधिक ध्यान दिया गया है। अर्थ अलंकारों में भी औपम्य मूलक अलंकारों के प्रयोग में कवि की अधिक रुचि दिखाई देती है। इनमें अनुप्रास, उपमा, अपनौति, श्लेष और उत्प्रेक्षा अलंकार का मंजूर सन्निवेश किया गया है। विक्रमांक देव चरित्र में प्रकृति चित्रण को इस प्रकार देख सकते हैं कि महाकवि विल्हण कालिदास और बाणभट्ट के पश्चात संस्कृत तीसरे ऐसे कवि थे जिसने समस्त भारतवर्ष का भ्रमण किया था। अपनी इस भ्रमण यात्रा के दौरान उसने देश के विभिन्न भूभागों, प्राकृतिक दृश्यों, नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण किया। कवि ने अपने इस समस्त देश दर्शन को विभिन्न वस्तुओं तथा प्राकृतिक वर्णनों के माध्यम से काव्य के फलक पर जिस प्रकार और रूपायित करने का प्रयास किया है, वह संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में अद्वितीय है। प्रवरपुर, कल्याणपुर आदि नगरों का वर्णन में कवि ने अपनी सहृदयता के साथ साथ बेजोड़ कल्पना शक्ति का ही परिचय दिया है। उसके ये वर्णन उसकी काव्य प्रतिभा के सुंदरतम निदर्शन है। कतिपय उदाहरण की दृष्टि डाली जा सकती है। कल्याण नगर का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि उसके ऊपर का आकाश, उनसे प्रसादों पर जलने वाले दीपों के काजल की दृष्टि दृष्टिगत होता है। उदाहरण के रूप में चकार कल्याणम इति क्रमाद असौ पुरम परार्ध्यम पृथ्वी पुरंदरः यद उच्च हर्म्य
वरिदि संपदां विभाव्यते कज्जल सभिन्नम नभे। उस नगरी के देव मंदिरों के ऊपर स्थित स्वर्ण कलशों के चारों ओर प्रवाहित होने वाले मुक्त कांति सदृश जल संतोष ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आकाश गामिनी देवगंगाएं देवांगनाओं की पिपासा की शांति के लिए प्रपात का निर्माण कर दिया गया है। प्रकृति वर्णनों में कवि का मन खूब रमा। उसने उनके एक से एक कमनीय चित्र अपनी कल्पना तुलिका से चित्रित किए। उसके प्रभात, संध्या, चंद्रोदय, रात्रि, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतुओं के वर्णन को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी स्वयं में कल्पना लोक में आ गए हैं, जहाँ समस्त ऋतुएं अपने समस्त वैभव को लेकर एक साथ विचरण कर रही हैं। वर्षा काल में समुद्र को छोटी छोटी नदियों के साथ मिलता हुआ देख बड़ी नदियों के अपने मार्ग का उल्लंघन कर नीचे नदी में मिलने वाले वर्णनों के लौकिक भाव की वंदना हो रही है। विलेन का प्रकृति वर्णन संस्कृत साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखता है तथा वे काव्य का उत्कर्षाधायक होने के साथ साथ विल्हण के अप्रतिम महाकाव्यत्व का अव्यहा साधक भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रस और भाव ही कविता का प्राण तत्व है, जिससे कवि ने इनकी जितनी भी सुंदर व्यक्त की है उतना ही महान कवि बन जाता है। विलेन का समस्त काव्य ही रस और भावों की मार्मिकता के व्यक्ति का आगार है। वक्रोक्ति के साथ साथ रस ध्वनि से भी परिचित है, इसलिए पाठक उसके काव्य को समझ सकते हैं। विक्रमांक देवचरितम का मुख्य या अंगिरस वीर है। इसकी अभिव्यक्ति में कवि ने अपनी समस्त प्रतिभा को लगा दिया है। कवि की भाषा और शैली वीर रस के सर्वथा अनुकूल है। प्रथम सर्ग के इन पद्यों पर दृष्टिगत इस प्रकार वीर रस को उसके औचित्य के अनुकूल कवि ने चित्रित किया है। अन्य रस अंग रूप में यथावसर चित्रित हुए हैं। वियोग श्रृंगार भी इसमें है। संयोग श्रृंगार का भी पुट है। विल्हण वस्तुतः एक महाकवि हैं। उनके काव्य में हमें समस्त विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं जो एक महाकवि के काव्य में होनी चाहिए। इतना होने पर भी यदि किसी को उसका काव्य अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए कवि ने अपने शब्दों में ये कहा है कि न दुर्जनानाम इहे को अपि दोषस्तेषां स्वभावहि गुणा असहिष्णुः द्वेष्य एव केषाम् अपि चंद्रखंड विपांडुरा पुंडकर्कशापिर। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में विक्रमांक देवचरित का ऐतिहासिक मूल्यांकन किया जाएगा। धन्यवाद।